चलिए बच्चों, तो उम्मीद है मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी। एक बार आप मैसेज में लिख दीजिए फाइनली अगर मेरी आवाज़ आ रही तो चैट में, आप लोग चैट में लिख दीजिए। आई थिंक ओके बेटा, ओके गोविंद, थैंक यू। चलिए, थैंक यू थैंक यू, सबका आ गया मेरे पास, मैसेज आ रही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हम लोगों ने जो देखा था एनिमल किंगडम में सिलेंट्रेटा, ठीक है, और सिलेंट्रेटा का ये एक जो है डायग्राम रह गया था। इस डायग्राम को देखते हैं। तो ये एक नीडोब्लास्ट का डायग्राम है, ठीक है, नीडोब्लास्ट का डायग्राम है। और सिलेंट्रेटा जितना भी आपने पढ़ा होगा उसको हम अ, अभी तो आज रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा हम जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा सिलेंट्रेटा, हम निडेरिया नाम पड़ा, हम नीडोब्लास्ट सेल की बात कर रहे थे। तो ये उसकी स्टिंग सेल है, और ये जो स्टिंग सेल है, तो इस स्टिंग सेल में जो इनका स्टिंगिंग पार्ट है, ठीक है, ये इनका स्टिंगिंग पार्ट है। और जब भी ये स्टिंग करने के बाद का ये डायग्राम है, ठीक है, इनका स्टिंगिंग पार्ट जनरली क्या होता है, इनके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। और जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्हें डंक मारना होता है तभी ये स्टिंगिंग पार्ट बाहर आता है, ठीक है, तभी ये स्टिंगिंग पार्ट बाहर आता है। और अदरवाइज ये स्टिंगिंग पार्ट उनकी बॉडी के अंदर ही रहता है। अच्छा, ये जो स्टिंग सेल्स होती हैं इनके अंदर एक पॉइजन पाया जाता है, ठीक है, उस पॉइजन को कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन, याद रखना, हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। ये हिप्नोटॉक्सिन एक तरह का न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है। क्या है? न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है जो इन स्टिंग सेल्स के अंदर पाया जाता है। और ये न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस जो है, जिस शिकार के ऊपर ये अटैक करते हैं उसकी बॉडी में ये प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है, और नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है तो कुछ समय बाद उस प्रे की, इनके शिकार की जो है डेथ हो जाती है। तो ऐसे में ये स्टिंग सेल्स काम करते हैं। याद रखना, पूछा जाता है, एम्स वगैरह में पूछा गया है किस तरह का ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। न्यूरोटॉक्सिक है, हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है उसे। और ये जो स्टिंग सेल्स होती हैं ये केवल एक बार स्टिंग कर सकती हैं, ठीक है, दे आर यूज्ड ओनली फॉर वन टाइम, उसके बाद ये शेड ऑफ हो जाती हैं। तो फिर नई स्टिंग सेल बनती हैं इनकी बॉडी में, और नई स्टिंग सेल्स बनाने के लिए इनकी बॉडी में इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं। याद रखना, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स नई स्टिंग सेल्स बनाती रहती हैं, पुरानी स्टिंग सेल्स जो है शेड ऑफ होती रहती हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। आगे अगर हम इस पे डिस्कशन पे आते हैं तो हमने इनके एग्जाम्पल तो कल देख लिए थे। और नेक्स्ट जो फाइलम हमारा आता है, अगला फाइलम, उसे हम कहते हैं टीनोफोरा, ठीक है। अच्छा, ये टीनोफोरा जो फाइलम है इसको स्टार्ट करते हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में आपको बता दूं। टीनोफोरा जो फाइलम है इनका स्ट्रक्चर भी देखने में सिलेंट्रेटा जैसा होता है, ठीक है, ये भी जेली लाइक होते हैं। तो ये बात आती है कि अगर सिलेंट्रेटा जैसे होते हैं तो अलग फाइलम बनाने की क्या जरूरत थी, इनको सिलेंट्रेटा में ही इंक्लूड कर देते। लेकिन बात क्या है, देखने में ये जेली लाइक होते हैं, सिलेंट्रेट जैसे होते हैं, लेकिन इनमें स्टिंग सेल्स नहीं पाई जाती। अब मजे की बात है कि अगर स्टिंग सेल नहीं होगी तो सिलेंट्रेटा में ये किसी काम के नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, स्टिंग सेल्स की वजह से सिलेंट्रेटा को निडेरिया कहा जाता था, और इनमें स्टिंग सेल्स नहीं पाई जाती तो इन्हें ए निडेरिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? ए निडेरिया, नाम याद रखना, ए निडेरिया, ठीक है। तो टीनोफोरा भी कहा जाता है और ए निडेरिया कहा जाता है।
अब स्टिंग सेल्स नहीं होती तो उनकी जगह एक और सेल पाई जाती है इनमें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनरल में इनका जो स्ट्रक्चर है वो या तो राउंडेड होता है, बॉल लाइक होता है, स्फीयर होता है, या वॉलनट जैसा होता है, या गूसबेरी जैसा होता है। तो इन्हें कई नाम से बुलाया जाता है। इन्हें कॉम्ब जेलीज कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पर ये हमें जो ग्रीन स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन स्ट्रिप्स जो हैं इनकी बॉडी पर कॉम्ब कंघी जैसी प्लेट्स पाई जाती हैं, और इसीलिए इन्हें जो है कॉम्ब जेलीज कहा जाता है, ठीक है। इन्हें सी वॉलनट भी कहते हैं, देखने में अखरोट जैसे दिखते हैं और इसीलिए इन्हें सी वॉलनट भी कहा जाता है। इन्हें सी गूसबेरीज भी कहते हैं, ठीक है, ये भी नाम एक पड़ा है इनके। इन्हें स्विमिंग कैट आई भी कहा जाता है। स्विमिंग कैट आई, बिल्ली की तैरती हुई आंख, स्विमिंग कैट आई भी कहते हैं। तो कई इनके नाम हैं। अच्छा, ये पूरे एनिमल किंगडम के सबसे खूबसूरत एनिमल्स में से होते हैं। दे आर मोस्ट जो है ब्यूटीफुल एनिमल्स ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे खूबसूरत एनिमल्स में से पाए जाते हैं, और एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी केवल और केवल मरीन वाटर में, सी वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। ये पॉइंट को याद रखना है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल होते हैं। दो जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक हो गए। पहले लेक्चर की बातें हैं ये सब, ये हर फाइलम में डिस्कस होंगी। सिमेट्री, जर्मिनल लेयर, ये सारी चीजें हर फाइलम में डिस्कस होंगी, तो इसीलिए हमने पहले लेक्चर को बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे अभी रिसेंटली आज या कल में ज्वाइन किए हैं, उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप पहला और दूसरा लेक्चर जरूर से कंप्लीट करें और उसके बाद ही इस लेक्चर में आगे बढ़ें, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक यानी जिनमें दो जर्मिनल लेयर पाई जाती है, और इनमें भी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है सीलेंट्रेट में, और सीलेंट्रेट के बाद जो आएंगे उसमें भी यहाँ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन टीनोफोरा में देखा जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि इन्हें एनिडेरिया कहते हैं क्योंकि इनमें स्टिंग सेल्स नहीं पाई जाती। तो स्टिंग सेल की जगह पे इनमें एक दूसरी सेल पाई जाती है जिसका नाम है लासो सेल्स। याद रखना इस नाम को, लासो सेल्स। लेकिन इन लासो सेल्स में स्टिंगिंग ऑर्गन नहीं होता, ठीक है, इनमें कोई भी स्टिंगिंग ऑर्गन नहीं होता। तो ये जो सेल्स हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है टीनोफोरा, ये स्टिंग नहीं करते, डंक नहीं मारते, ठीक है। एक बड़ी खास बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इनके बॉडी स्ट्रक्चर में 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती हैं सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स की। तो इनकी बॉडी में कॉम्ब प्लेट्स मिलते हैं और इसीलिए इन्हें कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। 8 रोज होती हैं, इन बात को याद रखना। 8 रोज, यहाँ हमें जो प्लेट्स दिख रही हैं ये 8 कॉम्ब प्लेट्स हैं ग्रीन स्ट्रिप्स में जो हमें दिख रही है, और इनका काम होता है लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करती। कभी भी इसको जो है कॉम्ब प्लेट्स मत समझ लेना, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है ये टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। ये सब में नहीं पाए जाते, ये किसी में पाए जाते हैं और किसी में नहीं भी पाए जाते, लेकिन कॉम्ब प्लेट्स सभी में होती हैं। तो कॉम्ब प्लेट्स अलग हैं और टेंटिकल्स अलग है, दोनों बातों को ध्यान देना, ठीक है। डाइजेशन की बात करें तो ये भी जो है सीलेंट्रेट्स की तरह शिकार करते हैं और अपने शिकार को खा जाते हैं। तो इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जिन बच्चों को होलोजोइक न्यूट्रिशन में डाउट होगा, बेटा अपना माइक सब लोग जो है म्यूट कर लें, कुछ बीच बीच में डिस्टरबेंस आता है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात रहे। जो भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो शिकार करते हैं उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है। जनरली जो हेटेरोट्रॉप होते हैं इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन ही पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसा न्यूट्रिशन जो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं।
ये बात याद रखना। और 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है और डाइजेशन कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहीं पर पाई जाती है कि इनमें बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस यानी ये लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, चमकते हैं। ठीक है, और मरीन में पाए जाते हैं। तो जैसे हमें जुगनू दिखते थे पहले, जुगनू जो चमकते थे, वैसे ही इनमें भी लाइट एमिट करने की एबिलिटी पाई जाती है और इसी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, और इसी की वजह से हमने बोला था कि ये सबसे खूबसूरत एनिमल्स में से एक होते हैं। इस बात को याद रखना। ठीक है, आगे आता है कि इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते यानी मेल और फीमेल अलग नहीं होते, मेल और फीमेल अलग नहीं होते। मोनोशियस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। कल हमने मोनोशियस को डिस्कस किया था। मोनोशियस यानी जिन्हें बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, तो ये भी मोनोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ये बात याद रखना। हमने सिलेंट्रेट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता, रीजनरेशन इनमें नहीं पाया जाता। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जो बच्चे पहली क्लास में नहीं थे और सेकंड या थर्ड क्लास में आए हैं, तो मैं बता दूं, जो मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये दोनों वाटर में अपने गैमीट रिलीज कर देते हैं। और वाटर में गैमीट रिलीज करते हैं तो दोनों गैमीट बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं, बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये कॉमनली हमें देखने को मिलता है फिशेज में, फ्रॉग्स में। क्योंकि फिशेज और फ्रॉग में क्या होता है, मेल फिशेज जो होती हैं वो मेल गैमीट पानी में रिलीज कर देते हैं, फीमेल फिशेज फीमेल गैमीट वाटर में रिलीज कर देते हैं। तो दोनों ही गैमीट वाटर में फ्यूज होते हैं और जाइगोट भी वाटर में ही बनता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है, ये बात को ध्यान में रखना है, जिस पर क्वेश्चन बनता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है भाई? इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। और कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो ये एक बार तो आया हुआ है, भले एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक बार एग्जाम में आया है, सिडिपिड लार्वा। ठीक है, सिडिपिड लार्वा नाम याद रख लेना। सिडिपिड लार्वा इनमें पाया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल इसमें 2 दिए हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिया है ये प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम है। इसके अलावा एक और जो एग्जाम्पल दिया है टीनोप्लेना, सी साइलेंट रहेगा, टीनोप्लेना। एक और नाम मैं आपको बता रहा हूँ, बोरोई। बोरोई जो है एक ऐसा टीनोफोरा है जिसमें टेंटिकल्स नहीं पाए जाते और इसे स्विमिंग कैट आई कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इस बात को, बोरोई ऑल्सो नोन एज स्विमिंग कैट आई। तो ये था फाइलम टीनोफोरा के लिए। बड़ा ही छोटा फाइलम है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो एग्जाम में आ जाए वही इंपॉर्टेंट है। अगले फाइलम पे आते हैं हम लोग, प्लेटी हेलमिंथीज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी का मतलब होता है वृष्टि बेटा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो इसमें मेरा नेटवर्क बेटा सही चल रहा है। बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? एक बार अगर चैट में लिख दें। ठीक है, तो वृष्टि बेटा आप अपना नेटवर्क थोड़ा सा, हार्दिक आप भी अपना नेटवर्क थोड़ा सा स्ट्रांग रखो। कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है उन लोगों में कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, कोशिश करिए आप लोग अपना कैमरा ऑन रखें, उससे क्या है नेटवर्क थोड़ा सा क्लियर मिलेगा। मैंने भी अपना कैमरा ऑन रखा है जिससे कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थीज, और प्लेटीहेलमिन्थीज का मतलब होता है फ्लैट, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलिमेंथ वर्ड यूज किया जाता है वॉर्म के लिए। ठीक है, हेलिमेंथ वर्ड यूज किया जाता है वॉर्म के लिए। तो प्लेटीहेलमिन्थीज होते हैं ऐसे वॉर्म जिनका फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है। और अच्छा, जिन बच्चों को बीच बीच में कोई दिक्कत या वॉइस की प्रॉब्लम जा रही है, वो कोशिश करें कि एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो, है ना। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, आपका थोड़ा सा ही 1 या 2 मिनट का ही मिस होगा। अच्छा, बाकी लोग अपना बेटा ये स्क्रीन शेयर करना थोड़ा बेटा बंद कर दो, क्योंकि आप लोग इस पे कुछ कलाकारी न करें, है ना। क्योंकि ये स्क्रीन शेयर सभी के लिए होता है, लेकिन आप लोग स्क्रीन पे कुछ ना लिखें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और मैं वीडियो तो इसका रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, रिकॉर्ड के बाद मैं वीडियो आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा, तो वो वीडियो जो है आप ज़रूर देखें, ठीक है। और हो सकता है किसी का 1 आध मिनट का, किसी का स्टार्टिंग का छूटा हो, किसी का मिड का छूटा हो, या किसी का एंड का छूटा हो, या किसी का हो सकता है नेटवर्क एकदम ही ना आए, तो वो लोग वीडियो देखकर अपना जो है रिकवरी ले सकते हैं, कि ये बेनिफिट है। और वो वीडियो का लिंक मैं आप लोग को अवेलेबल कराता हूँ, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिन्थीज को देखते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थीज यानी ऐसे एनिमल्स इसमें आते हैं जिनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट पाई जाती है, ठीक है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट का मतलब कि उनकी बॉडी में एक अपर सरफेस होती है, चपटे होते हैं, एक अपर सरफेस होती है और एक लोअर सरफेस होती है। अपर सरफेस यानी जो पीठ वाला पार्ट है, बैक वाला, उसे कहते हैं डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस। और सामने की तरफ जो चेस्ट वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। तो इसीलिए बोला जाता है कि इनकी बॉडी जो है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, और इसीलिए इन्हें फ्लैट वॉर्म कहा जाता है, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, फ्लैट वॉर्म कहते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट यानी ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड करते हैं, जिसे होस्ट कहते हैं, और उनके बॉडी में भी ये बॉडी के इंटरनल एटमॉस्फेयर पे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं होस्ट की बॉडी के, जैसे लिवर फ्लूक है इसका एक एग्जांपल, तो वो लिवर में पाया जाता है, ठीक है। तो लिवर जो है बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इन्हें एंडोपैरासाइट कहा जाता है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल यानी एक ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री जो इनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, एक ही लाइन पाई जाती है, लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए इसे बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब ये देखो, पहली बार फर्स्ट टाइम इनमें मीजोडर्म का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। फर्स्ट टाइम मीजोडर्म का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों पाई जाती है, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड एसीलोमेट, अब ये एक और खास बात आ गई कि भाई मीजोडर्म तो इनमें प्रेजेंट है, लेकिन मीजोडर्म होने के बावजूद इनमें जो है बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है। मीजोडर्म होने के बावजूद इनमें बॉडी कैविटी नहीं है, और बॉडी कैविटी नहीं है तो एसीलोमेट कहलाते हैं। रेफर टू फर्स्ट लेक्चर, पहला लेक्चर जिसमें हमने बॉडी कैविटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एसीलोमेट कहलाते हैं। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हमने वो जो जनरल कैरेक्टर को अच्छे से डिस्कस किया था, क्योंकि वही हर जगह यूज होते हैं। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार इन्हीं में डेवलप हुआ, और केवल इन्हीं में पाया जाता है, ये भी बात है, ठीक है। पहली और आखिरी बार अगर वो डेवलप हुआ है तो अभी तक वो प्लेटीहेलमिन्थीज में ही हुआ है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो बॉडी से अटैच रखने के लिए इनमें कुछ हुक और सकर्स पाए जाते हैं। तो हुक्स और सकर्स इनमें मिलते हैं जो पैरासाइट फॉर्म में होस्ट की बॉडी से अटैच रखने में हेल्प करते हैं। आऊंगा इस पे अभी मैं डिटेल में। इसके अलावा
मैं एक बात और बता दूं आपको कि इनमें कुछ ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनमें एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है, जैसे कि प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया इनका एक एग्जाम्पल है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है। टेपवर्म हमें यहां पर जो दिख रहा है, टेपवर्म, इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाई ही नहीं जाती। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। तो क्यों नहीं होती भाई? ये असल में एंडोपैरासाइट जो टेपवर्म है, ये इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। और इंटेस्टाइन का पैरासाइट होने की वजह से जब इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है तो वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको दोबारा डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और दोबारा डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती तो इन्हें एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो है डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसी को लिखा है कि सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो कुछ ऐसे होते हैं जो होस्ट की बॉडी से सीधे अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता और ये डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, ये कहानी कही गई है किसके लिए? टेपवर्म के लिए। टेपवर्म जिसे कहते हैं टीनिया, और टेपवर्म की दो स्पीशीज पाई जाती है, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा कॉमनली। टीनिया सोलियम जिसे पॉर्क टेपवर्म कहा जाता है और टीनिया सेजिनेटा जिसे बीफ टेपवर्म कहा जाता है। एक जो है पॉर्क के मीट में पाया जाता है, पॉर्क की बॉडी में पाया जाता है, और एक जो है वो टीनिया सेजिनेटा बीफ की बॉडी में। तो टीनिया सोलियम जो कि पॉर्क टेपवर्म है, और टीनिया सेजिनेटा जो कि बीफ टेपवर्म है। ठीक है, तो ये दोनों टेपवर्म पाए जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में लिखा है कि ये डायरेक्टली अपने होस्ट से फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनमें कोई एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं होता। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन के लिए पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन बनता है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन हो गया रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, और ऑस्मो रेगुलेशन हो गया मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन बॉडी। तो फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, जैसे हमारी बॉडी में किडनी होती है, किडनी भी यही दोनों काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है और एक्सक्रीशन करती है। तो फ्लेम सेल्स भी यही दोनों काम करती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं और एक्सक्रीशन करती हैं। इन फ्लेम सेल्स को एक और नाम दिया गया है, अगर कुछ लोगों को याद हो तो सोलेनोसाइड्स भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में फ्लेम सेल्स लिखा हो या सोलेनोसाइड्स लिखा हो, मतलब दोनों का एक ही है। ये वाइब्रेट करती रहती हैं, वाइब्रेशन इनमें होता रहता है, और इसीलिए इन्हें वाइब्रेटिंग सेल्स भी कहा जाता है। तो आप फ्लेम सेल्स कह लो, सोलेनोसाइट्स कह लो या वाइब्रेटिंग सेल्स कह लो, ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में काम करती हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थीज का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, यानी केवल और केवल प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाती हैं और दूसरे किसी भी फाइलम में नहीं पाई जाती। सेक्सेस की बात करें तो इनमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते। कॉमन जो है स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मोनोशियस कह रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, यानी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कोई भी जिनमें कोई भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहां से पहली बार इंटरनल फर्टिलाइजेशन शुरू हुआ है। यानी बाइसेक्सुअल हैं, यानी सबकी बॉडी में मेल और फीमेल गैमीट दोनों बनते हैं, लेकिन मेल गैमीट
फीमेल गैमीट को बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज करता है और इसीलिए इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज किया गया। साथ ही इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक के बाद एक कई लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक के बाद एक कई लार्वा स्टेजेस। अच्छा, सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग अपना जो नेम है, मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूं, अपना जो आईडी नेम है वो आप लोग अपना ओरिजिनल नेम रखें जो घर वालों ने रखा है। ठीक है, रेडमी 6 और ये ऐसे नाम न रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर आप क्लास में रेगुलरली बने रहना चाहते हो तो बेटा अपना जो है अपने नेम से उसको कर दें। छोटी सी बात है, आप लोग चेंज कर देंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक के बाद एक कई लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं। और लार्वा स्टेजेस मैं आपको बता दूं कि लिवर फ्लूक को लेकर, ठीक है, थैंक यू राजेश सर, लिवर फ्लूक को लेकर, लिवर फ्लूक जिसे हम कहते हैं फैशियोला हेपेटिका, फैशियोला हेपेटिका, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है फैशियोला हेपेटिका। इसमें 5 लार्वा पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना 5 लार्वा पाए जाते हैं एक के बाद एक। और मैंने इसको कोड करने का एक तरीका भी बताया, वो किया है कौन कौन से लार्वा होते हैं। तो 5 लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं, इनका नाम है ऐसे MSRCM, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है और एम्स में पूछा जाता है। ठीक है, एम, पहला जो एम है मिरासीडियम, मिरासीडियम, दूसरा स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट के बाद आगे आर रीडिया, फिर सर्केरिया एंड देन मेटासर्केरिया। ठीक है, तो ये 5 लार्वा स्टेजेस फैशियोला हेपेटिका में पाए जाते हैं। इनके सीक्वेंस से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ठीक, किस सीक्वेंस में, पहला कौन सा है, दूसरा लार्वा कौन सा है, तीसरा, और इससे कई तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट कर लें। फैशियोला हेपेटिका के लार्वा हैं मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें रीजेनरेशन पाया जाता है और रीजेनरेशन की एनॉर्मस कैपेसिटी पाई जाती है कि अगर हम प्लानेरिया एग्जांपल दिया, प्लानेरिया को अगर हम 100 टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़ा ग्रो करके एक नया प्लानेरिया बना लेगा। तो इनॉर्मस पावर ऑफ रीजेनरेशन इसमें हमें दिखाई देता है। साथ ही प्लानेरिया में हमें बाइनरी फिजन भी दिखता है, इस बात को भी याद रखना है, बाइनरी फिजन भी दिखता है किसमें, प्लानेरिया में। किस तरह का बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हमें प्लानेरिया में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा जो कि टेप वॉर्म है, फैशियोला हेपेटिका और प्लानेरिया को लेकर हम बात करें तो ये इनके एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चों को कुछ डाउट हो तो आप मुझे प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हो। इसमें किसी बच्चे ने किया है। हाँ, अब पल्लवी आपका क्वेश्चन आया कि इसमें डाइजेशन नहीं होता है। तो डाइजेशन का मैंने बोला कि जिसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, जैसे इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो हम प्लानेरिया की बात कर रहे हैं, प्लानेरिया में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें डाइजेशन होता है। लेकिन जो टेपवॉर्म है, टेपवॉर्म में एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो ये डाइजेशन नहीं कर सकता क्योंकि इसे डाइजेस्ट होके ही फूड मिलता है। तो टेपवॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता। बाकी जिनमें, जैसे प्लानेरिया, इसमें
इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, लिवर फ्लूक जिसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला फाइलम पे बढ़ते हैं हम लोग, एस्के हेलिमेंथीज। और एस्के हेलिमेंथीज को हम कहते हैं राउंड वॉर्म। ठीक है, क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनका बॉडी जो है वो राउंड, अगर हम इनको यहां से कट करेंगे तो हमें ऐसा राउंड स्ट्रक्चर दिखता है बॉडी का, और इसीलिए इन्हें राउंड वॉर्म कहा जाता है। इनके बॉडी के दोनों किनारे जो है टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग मतलब पॉइंटेड, दोनों किनारों पर ये पॉइंटेड होते हैं, और पॉइंटेड होने की वजह से जो है टेपरिंग एंड इनको कहा जाता है। तो अगर इनकी बॉडी की बात करें, ये भी वॉर्म है, ठीक है, ये भी वॉर्म है, फ्लैट नहीं होते तो इन्हें राउंड वॉर्म कहा जाता है। बॉडी इनकी सर्कुलर होती है। सर्कुलर कैसे? क्रॉस सेक्शन में कट किया तो सर्कुलर बॉडी दिखेगी, और इसीलिए इन्हें राउंड वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, दे मे बी फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग होने का मतलब कि ये किसी के ऊपर जनरली पैरासाइट नहीं थे। तो कुछ ऐसे हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक होते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं तो उन्हें टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट भी होते हैं। और जो पैरासाइट होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अच्छा, एस्के हेलिमेंथीज को एक और नाम से जाना जाता है नीमेटोड, या निमेथी हेलिमेंथीज भी कहते हैं। निमेथी हेलिमेंथीज, इस बात को याद रखना है। तो एस्के हेलिमेंथीज बोल लो, निमेटोड बोल लो, निमेथी हेलिमेंथीज बोल लो, सब एक ही बात है। फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासाइट भी पाए जाते हैं। और जो पैरासाइट पाए जाते हैं तो वो या तो प्लांट की बॉडी में पैरासाइट होते हैं या एनिमल की बॉडी में पैरासाइट। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, कि पहली बार किसी एनिमल में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ था। तो पहली बार ऑर्गन सिस्टम जो बना था वो एस्के हेलिमेंथीज में या निमेटोड में ही बना था। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों पाई जाती है, और सूडोसीलोमेट होते हैं। सूडोसीलोमेट यानी फॉल्स सीलोम पाया जाता है इनमें, याद रखो बच्चों, फॉल्स सीलोम। फॉल्स सीलोम मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, ऐसा सीलोम जो मीजोडर्म से ना बने। और मीजोडर्म से ना बने तो कहां से बनता है? ये ब्लास्टोसील से। ठीक है, कहां से बनता है? ब्लास्टोसील से। ये ब्लास्टोसील से बॉडी कैविटी बनती है, और इसी को फॉल्स सीलोम या सूडोसीलोम कहा जाता है। दे डू नॉट डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म, ये मीजोडर्म से डिराइव नहीं करते, इस बात को याद रखना है। तो पहले ऐसे एनिमल्स जो सूडोसिलोमेट हैं, कौन से? एस्के हेलिमेंथीज, पहले सूडोसिलोमेट एनिमल्स। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है भाई, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है, दो डिफरेंट ओपनिंग पाई जाती हैं, एक से फूड एंटर होता है, एक से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाता है। और मस्कुलर फेरिंग्स इनमें पाया जाता है। मस्कुलर फेरिंग्स यानी जब जिस एंड से फूड अंदर जाता है वहां पर फेरिंग्स स्ट्रक्चर होता है और उसमें मसल्स पाई जाती हैं, तो इसी को मस्कुलर फेरिंग्स कहते हैं। एक्सक्रीशन के लिए, ये बात ध्यान दें, एक्सक्रीशन के लिए इनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है जो प्रोटोनेफ्रीडिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोटोनेफ्रीडिया। साथ ही इनमें रेनेट सेल्स भी पाई जाती हैं, रेनेट सेल्स। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहा जाता है, इनमें रेनेट सेल्स भी पाई जाती हैं, और ये रेनेट सेल्स एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, एंड रिमूव बॉडी वेस्ट टू फॉर्म फ्रॉम द बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी से
यानी जो स्यूडोसीलोम है वहां से इनका जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन से एक बात यहां पर याद आती है, और मैं चाहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब लोग इस पे ध्यान से सुनना। एक्सक्रीटरी मैटर कैसा है उसके बेस पर एक्सक्रीशन दो तरह का होता है। एक होता है तीन तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है अमोनोटेलिक, दूसरा होता है यूरिकोटेलिक, नोट कर लेना इसको, और तीसरा आता है यूरियोटेलिक। ठीक है। अमोनोटेलिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। इस बात को ध्यान से सुनना और याद कर लेना। अमोनोटेलिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिया हाईली टॉक्सिक गैस होती है और इसको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। इस अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करना पड़ता है। वाटर में ये बहुत कम सॉल्युबल होती है। हाँ विकास, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? चैट में लिख दो बेटा, जो भी पूछना हो आप चैट में लिख सकते हो। हाँ पल्लवी, ये फिश में होता है बेटा। अमोनोटेलिज्म जो है फिश में पाया जाता है, लेकिन केवल फिश में नहीं होता। जितने भी अमोनोटेलिक होते हैं वो सब एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। तो मैं उसी पॉइंट पे आता था कि इनको एक्सक्रीशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए जितने अमोनोटेलिक होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं ताकि पानी की कोई कमी ना रहे एक्सक्रीशन करने के लिए। तो इसमें फिशेज आते हैं, इसमें टैडपोल आते हैं, ठीक है, टैडपोल आते हैं, फिशेज आते हैं, और जो भी एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है वो कुछ और भी कर सकता है, लेकिन अगर वो अमोनोटेलिक है तो वो पानी से बाहर नहीं जाएगा। तो अमोनोटेलिक जैसे एस्के एलिमेंथीज जो पानी में रहते हैं वो अमोनोटेलिक है। ठीक है। और जो भी आगे इनके आएंगे, इकाइनोडर्मेटा वो अमोनोटेलिक है, मोलस्का है वो भी अमोनोटेलिक है। तो अमोनोटेलिक जो भी होगा वो पानी में रहेगा, पानी के बाहर नहीं रह सकता। यूरिकोटेलिक जो है ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिया जो निकला था वो गैस के फॉर्म में निकला था, यहां पर यूरिक एसिड जो बॉडी से निकलता है ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है टू कंजर्व वाटर, वाटर के कंजर्वेशन के लिए, पानी को बॉडी में ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। इसलिए जो यूरिकोटेलिक होते हैं वो जीरिक कंडीशन में, मरुस्थलीय रेगिस्तान वगैरह में आसानी से सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनको पानी की जो किल्लत है उससे जूझना पड़ता है, और यूरिकोटेलिक होना उन्हें हेल्प करता है। तो इसमें आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स ये यूरिकोटेलिक, बर्ड्स भी यूरिकोटेलिक पाई जाती हैं। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और थर्ड आता है यूरियोटेलिक जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए, यूरिया लीस्ट टॉक्सिक है, इट इज इसमें एक्सक्रीशन के लिए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक्सक्रीट होता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल होना यूरियोटेलिक होने का एक कैरेक्टर है कि अगर यूरियोटेलिक है तो वो टेरेस्ट्रियल होगा, जमीन पर रहेगा। ठीक है, इसलिए यूरियोटेलिक ह्यूमंस जो है वो यूरियोटेलिक होते हैं। एनेलिडा यूरियोटेलिक होता है। ठीक है, फ्रॉग, एम्फीबिया जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, तो वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। तो एक्सक्रीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना। यूरिया जो एक्सक्रीट होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। डायशियस होते हैं, डायशियस यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। यहां पर हम एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक मेल का डायग्राम भी बना है, एक फीमेल। तो फीमेल की लेंथ जो है वो मेल से ज्यादा है। ठीक है, और एक और
पॉइंट आता है कि मेल इज फाउंड कर्व फ्रॉम एनल एंड, एनस जिस तरफ होता है, एनल एंड जहां होता है वहां से मेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कर्व पाया जाता है। ठीक है, मेल का स्ट्रक्चर कर्व पाया जाता है, फीमेल जो है स्ट्रेट होती है, लॉन्ग होती है। तो इसको जो फीमेल बना है ये कर्वेचर नहीं है, ये उसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, लेकिन मेल में कर्वेचर पाया जाता है, इसको याद रखना। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट है। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। जिनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है, मैं एग्जांपल बता दूं, लार्वा स्टेज पाई जाती है फाइलेरिया वॉर्म में, और इसमें फिलेरिये लार्वा पाया जाता है, फिलेरिये लार्वा पाया जाता है। उसी लार्वा की वजह से इनका नाम फाइलेरिया वॉर्म पड़ा है। साइंटिफिक नेम है इसका वुचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी। ठीक है, वुचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी इसका साइंटिफिक नेम है, और इसी में ये लार्वा हमें दिखाई देता है। ऊपर जो ये डायग्राम बना हुआ है ये एस्के हेलमिंथीज में एस्केरिस का डायग्राम है। एस्केरिस जो है ये इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, और इससे होने वाली डिजीज को एस्केरियासिस कहते हैं। वुचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी से होने वाली डिजीज को फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस कहा जाता है, हाथी पांव, एलिफेंटियासिस कहते हैं। वुचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी से होता है लिम्फॉइड टिश्यू में होने वाला, लिम्फ नर्व में होने वाला ये इन्फेक्शन है। एनसाइक्लोस्टोमा से जो डिजीज होती है उसे एनसाइक्लोस्टोमियासिस कहा जाता है, और एनसाइक्लोस्टोमा को जनरली हुक वॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए, हमने 3 फाइलम को कवर किया। उम्मीद है आप इसको जो है ध्यान से लेके चलेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट और रह रहा था, मैं बता दूं आपको कि एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बोला कि इनमें 2 ओपनिंग पाई जाती है, एक माउथ और एक एनस, और माउथ और एनस के बीच में इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। तो अगर हम इनको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे तो हमें इनका बॉडी वॉल सर्कुलर दिखेगा। बॉडी वॉल, ये क्या है, बॉडी वॉल, इस बात को याद रखना, बॉडी वॉल। और उसके अंदर हमें इनकी एलिमेंट्री कैनाल का भी सेक्शन दिखेगा, एलिमेंट्री कैनाल। तो देखने में ये स्ट्रक्चर कैसा लगेगा कि बाहर एक ट्यूब है, उसके अंदर एक दूसरी ट्यूब है, और इसी को कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। इस प्लान को याद रखना। ये किस में पाया जाता है, जिनमें माउथ और एनस अलग अलग होता है, उसी को कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। जिसमें सिंगल ओपनिंग रहती है, हमने कल डिस्कस किया था, उसे कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ये 2 तरह के बॉडी प्लान भी हैं, इसको भी याद रखना। जिसमें डबल ओपनिंग है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, यहाँ पर हमें ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान मिल रहा है। कल हमने सीलेंट ट्रेड्स पढ़ा था, उनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता था। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल को लेकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर छूट रहा था, मुझे लगा मैं बता दूं, मैंने बता दिया। ठीक है, इसको याद कर लेना, इस पे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने 3